हेलो दोस्तों, क्रॉस स्टडी सर्कल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे, यूनियन टेरिटरीज और उसके प्रोविज़न अलग अलग स्टेट के। चलिए हम लोग आज इस टॉपिक को समझते हैं कि यूनियन टेरिटरीज और विभिन्न राज्यों के लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि संघ राज्य और राजधानी उसे कौन से हैं और गठन के वर्ष क्या है। चलिए हम लोग स्लाइड पर देख रहे हैं कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर पे है। राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यूनियन टेरिटरी कब गठन किया गया था? ये 1956 ईस्वी में गठन किया गया था। लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था? 1956 में ही हुआ था और इसका कवरत्ती राजधानी है। दिल्ली का भी गठन 1956 में हुआ था। दिल्ली का राजधानी हम लोग जानते हैं कि दिल्ली ही है। और इसके बाद देखा जाए तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इसकी राजधानी दमन में है और इसका गठन 1961 और 62 ईस्वी में किया गया था। पुडुचेरी की राजधानी 1962 में इसका गठन किया गया था। चंडीगढ़ का देखें तो 1962 में चंडीगढ़ का भी गठन किया गया था इस यूनियन टेरिटरीज का। और जम्मू और कश्मीर का जानते हैं हम लोग 2019 में किया गया। इसकी राजधानी रखा गया श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर ये कब के लिए है? ये श्रीनगर राजधानी आपका समर के टाइम में ये राजधानी ये श्रीनगर रहेगा। कब रहेगा? समर सीजन में। और विंटर सीजन में कौन सा रहेगा राजधानी? ये जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। मतलब हमारा ये राजधानी जम्मू एंड कश्मीर का ये चेंज होता है कि समर में राजधानी श्रीनगर और विंटर में हमारा राजधानी बन जाता है क्या? जम्मू बन जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव दोनों का विलय 2019 अधिनियम के द्वारा मिला दिया गया है। अब समझते हैं कि ये प्रशासन के बारे में क्या कहा गया है। प्रशासन के बारे में कहा गया है कि ये सारे संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब कि जितने भी राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासन ये राष्ट्रपति के अंदर रहेगा। इसे राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले प्रशासक के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा बात कहा गया है कि प्रशासन के अंदर कि राष्ट्रपति उस प्रशासक को कोई पदनाम दे सकता है, या उस उपराज्यपाल हो गया या मुख्य आयुक्त हो गया या प्रशासक कोई भी हो सकता है। समझ गए? और राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को भी ये राज्य को समीप जो पड़ता है, जो संघ राज्य के समीप पड़ता है, तो उसका प्रशासक भी उसे राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम कार्य आवंटन का 1961 ईस्वी के तहत ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, जैसे हो गया कि कानून, वित्त का हो गया, बजट का हो गया, जैसे सेवा का हो गया, तथा बोला जाए तो ये उपराज्यपाल व प्रशासकों की नियुक्ति का हो गया। इसके लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय नियुक्ति के लिए ये गृह मंत्रालय और नोडल मंत्रालय दिया गया है। प्रशासन में ये हम लोगों को बताई गई है। विधायी शक्ति क्या क्या है वो समझते हैं। विधायी शक्ति में क्या कहा गया है? विधायी शक्ति में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि विधायी शक्ति में ये बोला गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए संसद तीनों सूचियों के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद किसके सूचियों पर? संसद तीनों सूचियों पर किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये बोला गया है। और दूसरी बात बोला गया है कि संसद को यह शक्ति पुडुचेरी और दिल्ली पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि वो अदर राज्य के लिए है और पुडुचेरी दिल्ली पर लागू नहीं होता है। इसमें साफ कहा गया है कि संसद का यह शक्ति पुडुचेरी और दिल्ली पर भी लागू किया जाएगा, जिनकी अपनी स्थानीय विधायिका है। फिर भी इसी कारण से ये स्पेशली बताया गया है
कि ये दोनों पे लागू होगा, क्योंकि इस जगह पर, दोनों जगह पर पुडुचेरी और दिल्ली में विधायिका, स्थानीय विधायिका मौजूद है। क्या है? स्थानीय विधायिका। पुडुचेरी के विधानसभा राज्य सूची और उसके समरूप जो है सूची है, वो किसी भी विषय पर वो कानून बना सकती है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। समझ गए? पुडुचेरी की विधानसभा कोई भी विषय पर कानून बना सकती है। इसी तरह दिल्ली में भी दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची को लेकर, जैसे लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया और भूमि को छोड़कर, ये तीन चीजें को छोड़कर या उसके समवर्ती सूची जो है उसको किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये दिल्ली के मामले में ये कहा गया है। किनको छोड़कर? व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर ये किसी भी सूची पर विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए कोई रोक नहीं है। तीसरा में हम देखें तो न्याय व्यवस्था समझते हैं कि ये न्याय व्यवस्था के लिए क्या कहा गया है। न्याय व्यवस्था में बोला गया है कि संसद संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करेगा। उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, या इसके कोई निकटवर्ती जो राज्य है उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मिला सकती है। इसके लिए न्याय व्यवस्था के लिए बताया गया है। और दिल्ली एकमात्र राज्य क्षेत्र ऐसा संघ है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। ये कब से है? ये 1966 ईस्वी से दिल्ली का है। किसका है? ये दिल्ली का है, दिल्ली क्षेत्र का अपना खुद का एक उच्च न्यायालय है 1966 से। अब चलिए समझते हैं कि दिल्ली के लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, और अब विशेष प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दिल्ली के लिए 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1991 में, उसके बारे में समझते हैं कि उस अधिनियम के तहत क्या बताया गया था। ये देखिए विशेष प्रावधान हम लोग अब समझते हैं। ये देखिए बताया गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के रूप में पुनः नामित किया जाएगा। इस संशोधन के माध्यम से कहा गया कि ये जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र है वो पुनः नामित किया जाएगा। और दिल्ली के जो प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नामित किया गया। किसको नामित किया गया? जो दिल्ली प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर रूप में प्रशासित किया गया, नामित किया गया, जो कि उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता था। और दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का भी स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत एक विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना भी किया गया। और मुख्यमंत्री का नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा ही ये किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत ये सारी बातें कही गई है कि मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है हर एक राज्य में राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति उसका नियुक्ति करेगा, वो उपराज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाएगा। और कहा गया है कि संवैधानिक तंत्र की जो विफलता होती है यदि दिल्ली सरकार के अंतर्गत, तब राष्ट्रपति इस क्षेत्र को अपना शासन लागू कर सकता है। इस क्षेत्र में अपना शासन लागू कर सकता है। कब? संवैधानिक विफलता होने पर राष्ट्रपति अपना शासन लागू करेगा। यहां तक कि हम लोग जानते हैं कि ये दूसरे राज्य में भी यही कहा गया है, लेकिन दिल्ली के लिए ये स्पेशली बताया गया है क्योंकि ये राजधानी है। इसीलिए इसमें साफ कह दिया गया है कि दिल्ली के लिए भी यदि संवैधानिक विफलता होने पर राष्ट्रपति अपना शासन लागू कर सकता है। अब चलिए समझते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में समझने से पहले हम अनुच्छेद 370 के बारे में समझते हैं। 370 में, अनुच्छेद 370 में ये कहा गया है कि 370 एक अस्थायी और परिवर्तनीय विशेष प्रावधान घोषित किया गया था तथा जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। ये अस्थायी और परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान इसको घोषित किया गया था और एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान भी था कि केंद्र की रक्षा हो गया, विदेशी मामला हो गया या वित्त हो गया, और संचार मामले को छोड़कर जो अन्य कानून है उसको लागू करने के लिए राज्य सरकार का सहमति लेना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार के सहमति के बिना उसे आगे नहीं पास किया जाएगा।
और इसके अलावा कहा गया था कि राज्य का जो निवासी है अन्य भारतीय नागरिकों की तुलना में जो नागरिकता है, संपत्ति है, स्वामित्व है, ये अलग दंड संहिता और मूल अधिकार से संबंधित अलग कानूनों के तहत शासित होगा। ये अन्य राज्य की तरह नहीं होगा। समझ गए? किसके? नागरिकता का हो गया, संपत्ति का हो गया, स्वामित्व का हो गया, अलग दंड संहिता हो गया, मूल अधिकार हो गया। ये सभी राज्य के जैसा नहीं चलेगा। ये उसके जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के अनुसार से ये चलाएगा। ऐसा कहा गया था 370 में। अब देखिए कि हम इस 2019 में क्या क्या ये संविधान का ये आदेश जारी होने पर ये क्या कहा गया, फिर उसमें क्या परिवर्तन चेंज हुआ, उसमें देखते हैं। इसमें यही कहा गया कि ये 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी किया है और इसका नाम संविधान आदेश 2019 रखा गया। क्या रखा गया? इसका नाम संविधान आदेश 2019 रखा गया और उसमें उल्लेखित किया गया कि अब भारत के जो संविधान के सभी जो प्रावधान इस राज्य में लागू किया जाएगा। समझ गए? उसमें उल्लेखित किया गया कि भारत के सभी प्रावधान, जितने प्रावधान अन्य राज्य में चल रहे हैं, उस प्रावधान को इस राज्य में लागू किया जाएगा। और बाद में संसद ने इसी जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 19 के पारित किया। कौन पारित किया? ये संसद को अधिकार है, इसलिए ये संसद ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया। और इसमें जम्मू और कश्मीर को दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में फिर से उसको गठित किया और उसमें पहला दिया गया कि जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में किया गया, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ ये गठित किया गया और लद्दाख बिना विधानसभा के गठित किया गया। समझ गए? ये 370 आर्टिकल के क्या बदलाव हुए फिर बाद में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में, जैसे कि यदि जो 5 अगस्त 2019 से पहले जो चल रहा था जम्मू और कश्मीर में, वो क्या अंतर पड़ा उसके कानून के आने के बाद। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं। देखा जाए तो ये देखिए, विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, एक सेकेंड। विशेष राज्य का दर्जा इसे प्राप्त 5 अगस्त 2019 से पहले का ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसका दर्जा प्राप्त था विशेष राज्य का। और 2019 के बाद ये आदेश जारी होने पर ये फिर विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और पहले ये हमारी ये दोहरी नागरिकता जम्मू और कश्मीर में चल रही थी, एक थी इंडियन का और एक था जम्मू एंड कश्मीर का। और लेकिन अभी परिवर्तन होने के बाद एकल नागरिकता हो गया। जैसे हर एक अदर राज्य में चल रहा है कि ये इंडियन नागरिकता, भारतीय है नागरिकता चल रहा है, बस वही नागरिकता वहाँ भी लागू हो गया। और इसके ध्वज पृथक ध्वज थे, मतलब अलग जम्मू और कश्मीर का एक पृथक अलग ध्वज था, लेकिन अब वहाँ का भी ध्वज तिरंगा ध्वज सिर्फ हो गया है। समझ गए? ध्वज वहाँ का तिरंगा हो गया है। और यहाँ पर हिंदू, पहले यहाँ के हिंदू और सिख जैसे अल्पसंख्यक थे, उसको आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन अब अल्पसंख्यकों को यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर संपत्ति, पहले संपत्ति दूसरे राज्य के लोग को खरीद, यहाँ की संपत्ति को खरीदने का प्रावधान अधिकार नहीं था, लेकिन इस नियम को लाने के बाद, ये आदेश जारी होने के बाद, ये सभी चीज कर सकते हैं। ये अपनी संपत्ति को किसी राज्य के पर्सन को बेच सकते हैं और किसी की संपत्ति को खरीद सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं था पहले, और अभी देखा जाए तो ये अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया सूचना का। विधानसभा का कार्यकाल पहले होता था 6 वर्ष, अब होने लगा है 5 वर्ष। ये लिख लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष, और इसमें विधानसभा कार्यकाल
अब 5 वर्ष कर दिया गया है। सॉरी, एक सेकेंड रुकिए, मैं इरेज करता हूँ। अब कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष इसे कर दिया गया है। पाँच वर्ष हो गया। पहले था कि जम्मू और कश्मीर की जो महिला थी, यदि किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह करती थी तो उसको जम्मू और कश्मीर में अपनी नागरिकता खो देना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वह यदि कोई महिला अभी शादी करने के बाद भी जम्मू और कश्मीर की महिला की नागरिकता बनी रहेगी और भारत के अन्य राज्य के भाग में, जैसे कि भारत के अन्य राज्य भाग में अभी होता चला आ रहा है कि वो कहीं से भी, कहीं के राज्य के पर्सन से शादी करे, उसकी नागरिकता नहीं हटती है, वो एकल नागरिकता है। अब पहले थी कि बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं था और अभी अन्य राज्य के भांति, अन्य हिस्सों के भांति, जैसे अदर स्टेट में जो सभी बच्चे को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, उसी के अंतर्गत इसको भी शामिल कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि विशेष प्रावधान कुछ राज्यों में क्या क्या दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों में कुछ विशेष प्रावधान रखा गया था, वो अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे में शामिल किया गया है, जिसमें कुछ राज्यों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए अलग अलग जो आकांक्षाएं हैं, उसको हित को देखते हुए उसको पूरा करने के लिए जो विशेष प्रावधान उस टाइम लागू किया गया है, विशेष प्रावधान लाया गया था। और मूल संविधान में इस राज्यों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं पहले था। मूल संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। इन्हें कई संशोधन के माध्यम से इसको भी शामिल कर दिया गया है। चलिए अब समझते हैं कि आगे कि महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किस विशेष प्रावधान को लाया गया है। विशेष प्रावधान यही है महाराष्ट्र में कि यह राष्ट्रपति के जो प्राधिकृत करता है, वह महाराष्ट्र और गुजरात के जो राज्यपाल है, वो कुछ क्षेत्रों को विकास के आवश्यकताओं के संबंध में कुछ विशेष दायित्व दिया गया है। जैसे पहला है विदर्भ, जो कि मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र का है। दूसरा है सौराष्ट्र, जो कच्छ और शेष गुजरात के लिए है। इसको अनुच्छेद कितने में रखा गया है? इसको अनुच्छेद 371 के अंतर्गत रखा गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं क्या विशेष प्रावधान नागालैंड के लिए क्या है। विशेष प्रावधान यदि कुछ मामलों में, जैसे कि नागा के लोगों के धर्म और सामाजिक प्रथाएं जो है उसको लेकर, दूसरी बात नागा के लोगों के रूढ़िगत जो कानून है और नियम है उसको लेकर, तीसरी बात भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और उसके अंतरण को लेकर, ये संबंधित मामलों को संसद में कानून नागालैंड राज्य में तब तक लागू नहीं होगा, कब तक? जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा निर्णय नहीं लेता है। ये राज्य विधानसभा की सहमति से ये करना होगा। समझ गए? किसके सहमति से करना होगा? ये राज्य विधानसभा की सहमति से करना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यदि दूसरा बात इसका प्रावधान रखा गया है, इसको दिया गया है कि जब तक नागालैंड की पहाड़ी क्षेत्र जो है, त्रिवेंसांग जो इलाका है, उसमें जारी आंतरिक जो अशांति समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में वहाँ के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दिया गया है। ये देखिए किनको भी विशेष जिम्मेदारी दिया गया है? ये वहाँ के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दिया गया है। और जो राज्य के त्रिवेंसांग जिला है, जिले के प्रशासन के लिए 35 सदस्यों वाली एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया है। इसके लिए कितने सदस्य की? 35 सदस्यों की वाली क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया है। अब चलिए समझते हैं कि असम के लिए क्या ये दिया गया है प्रावधान, और ये नागालैंड के लिए ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है? ये नागालैंड, ये अनुच्छेद नंबर 371 ये आता है। अब चलिए समझते हैं कि असम के लिए क्या प्रावधान रखा गया है। असम के लिए यही अनुच्छेद 371 बी में इसके तहत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति
राज्य विधानसभा के जनजाति क्षेत्र से चुने गए सदस्यों और उसके जो अन्य सदस्य हैं जिन्हें वह उचित समझते हैं उसे युक्त एक समिति का गठन कर सकते हैं। समझ गए? राष्ट्रपति राज्य के विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों में से जो सदस्य चुना गया है या कोई अन्य सदस्य भी है तो उसे उचित यदि समझ रहे हैं राष्ट्रपति तो एक समिति का गठन वो कर सकते हैं उसके द्वारा। असम के लिए यही सिर्फ प्रावधान दिया गया है। समझ गए आप लोग? इसके बाद समझते हैं कि मणिपुर के लिए क्या किया गया है प्रावधान। ये प्रावधान मणिपुर का प्रावधान अनुच्छेद 371C के अंदर आता है और मणिपुर के लिए राष्ट्रपति राज्य के जो पहाड़ी क्षेत्र से मणिपुर विधानसभा के लिए जो चुने गए जो सदस्य हैं उनके लिए एक समिति का गठन अधिकृत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और दूसरा बात कहा गया है कि राष्ट्रपति इस समिति के द्वारा समुचित कार्य संचालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल में विशेष जिम्मेदारी ये सौंप सकते हैं। समझ गए? ये राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी सौंप सकते हैं अपनी। ये मणिपुर के लिए प्रावधान था। इसके बाद समझते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रावधान कौन सा है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का प्रावधान ये अनुच्छेद 371D और 371E के अंतर्गत आता है, जिसमें बात यही कही गई है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार को राज्य के अलग अलग जो भाग हैं जो स्थानीय कैडर के लिए जो लोक सेवा को संगठित करने के लिए और किसी भी स्थानीय कैडर में वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सीधी भर्ती जो होती है उसके लिए यदि इस स्थानीय भर्ती के लिए वह अपने अलग अलग हिस्सों में जो निवास कर रहे हैं लोग हैं उसके लिए ये अवसर प्रदान कर सकती है। किसके लिए? तेलंगाना राज्य के लिए ये अवसर ये दे सकती है। ये पहली बात बोला गया है। दूसरी बात ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य में कोई भी सिविल पद हो गया जैसे नियुक्ति हो गया और आवंटन हो गया या कोई पद नीति से जो संबंधित चीज़ें हैं जो उसके विवाद को और शिकायतों को निपटाने के लिए राज्य में जो एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। किसके लिए? सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए, आवंटन के लिए या पदोन्नति से जो संबंधित विवाद है या शिकायत है उसके निपटाने के लिए यह प्रशासनिक अधिकरण का स्थापना कर सकती है। यही बात कही गई है। यह ट्रिब्यूनल और अधिकरण जो राज्य उच्च न्यायालय के दायरे से बाहर कार्य करेगा, इसके लिए ये ट्रिब्यूनल या उसके अधिकरण के अंदर कार्य नहीं करेगा। ये राज्य के न्यायालय के दायरे से बाहर रहेगा। ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी भी मामले को संबंध में कोई भी अदालत अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर सकती है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 71D में और अनुच्छेद 71E में। और अनुच्छेद 71E में ये कहा गया है कि संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है। इसके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना वो कर सकती है संसद यदि चाहे तो। समझ गए? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है। चलिए अब समझते हैं कि सिक्किम के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 371F है और इसके लिए ये जो 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये सिक्किम को भारत के संघ में जो संघ में जो सिक्किम था जो सिक्किम जो है उसको भारत में मिलाकर उसे पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया और इसके संविधान में अनुच्छेद 371F में जोड़ा गया था। और इस सिक्किम विधानसभा के आकार और लोकसभा में जो सिक्किम के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों के लिए संबंधित प्रावधान भी करता है। इसमें ये प्रावधान में बताया गया है, सीटों से संबंधित प्रावधान करता है। समझ गए? और कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल का यह विशेष दायित्व भी होता है कि वह सिक्किम में शांति स्थापित करने की व्यवस्था करे और सिक्किम की जनसंख्या जो है अलग अलग वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास को ये सुनिश्चित करे। ये उनका राज्यपाल का दायित्व सिक्किम राज्य के लिए ये बनता है। इसमें ये प्रावधान में इसके साथ बताया गया है, राज्यपाल के विशेष दायित्व को बताया गया है उसके शांति के लिए और विकास के लिए। चलिए अब समझते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम के लिए क्या प्रावधान किया गया है। मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371G में ये प्रावधान बताया गया है, ये शामिल किया गया है कि जैसे
मिज़ो लोगों की जो धार्मिक और सामाजिक जो प्रथाएं हैं, जो वहाँ के लोगों के रूढ़ी जन कानून और उसके नियम है। तीसरा सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन है, जहाँ निर्णय मिज़ो रूढ़िवाद जन कानूनों के अनुसार लिया जाता है। और भूमि का स्वामित्व और उसके अंतरण जो है उसको लेकर ये सब मामलों से संबंधित संसद के कानून जो रहेगा वो मिजोरम राज्य में तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा निर्णय नहीं देती है। मतलब ये राज्य विधानसभा के अनुसार किया जाएगा। राज्य विधानसभा का निर्णय बहुत जरूरी है, वहाँ के लोगों के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। अब चलिए समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रावधान क्या है। ये अरुणाचल प्रदेश ये अनुच्छेद 371 H के अंतर्गत ये आता है। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए एक प्रावधान किया गया है कि वहाँ के जो राज्यपाल है, राज्यपाल को राज्य के कानून और जो व्यवस्था है वहाँ का उसको बनाए रखने के लिए ये विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। ये उत्तरदायित्व उनको दिया गया है इस प्रावधान के अंदर। इसके बाद गोवा के लिए अनुच्छेद 371 I में बताया गया है कि उसमें बताया गया है कि गोवा विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होना चाहिए। 30 सदस्य से कम होगा तो वो नहीं चलेगा। कम से कम 30 सदस्य हो गए। ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? ये 371 I के अंतर्गत है। चलिए अब लास्ट हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक के लिए कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है और कौन से प्रावधान किए गए हैं। ये कर्नाटक के लिए ये अनुच्छेद IJ 371J, ये 371J के अंतर्गत कर्नाटक के लिए रखा गया है। राष्ट्रपति इस बात का अधिकृत है कि वह कर्नाटक के राज्यपाल, समझ गए, कई मामले को लेकर, कई विषय को लेकर उसके विशेष दायित्व निश्चित करेगा। जैसा कि हैदराबाद, देखिए यहाँ हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए जो अलग अलग विकास बोर्ड की स्थापना हो गया उसके लेकर वो दायित्व निश्चित करेगा। विकास बोर्ड की स्थापना को लेकर निश्चित करेगा। और क्षेत्र में जो विकास है उससे संबंधित जो खर्च के लिए जो निधि समान आवंटन किया जाएगा उसके लिए किया जाएगा, आवंटन के लिए, खर्च के लिए। और तीसरा है क्षेत्र में जो स्थानीय विद्यार्थियों के लिए जो क्षेत्र के शैक्षणिक और वहाँ के व्यवसायी जो करते हैं उसके लिए जो प्रशिक्षण संस्था में जो सीट है उसके लिए आरक्षण के लिए ये वहाँ के राज्यपाल के दायित्व में आता है। इसके शैक्षणिक और व्यवसायिक में सीटों का आरक्षण ये राज्यपाल के दायित्व में आता है। किसके दायित्व में? राज्यपाल के दायित्व में, राज्यपाल। चलिए हम लोगों ने ये समझा कि हमारे कौन कौन से राज्य क्षेत्र के और क्या क्या प्रावधान किए गए किस राज्य में, और किस संघ राज्य क्षेत्र का कौन सा राजधानी है, और किस वर्ष गठन किया गया है, किस वर्ष गठन किया गया है संघ राज्य को, ये पूछा गया है बहुत बार। ये आप लोग जरूर याद कर लेना। ये कई बार पूछा गया है। ये देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी, ये संघ राज्य क्षेत्र का ये टॉपिक, ये आप लोग ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गठन ईयर पूछता है कि किस वर्ष इस्टेब्लिश किया गया ये इस राज्य क्षेत्र राज्य संघ को, समझ गए। चलिए इसी के साथ एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि ये दादर और नगर हवेली जो था, ये दमन एवं जो दीव जो राज्य क्षेत्र के दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों किस अधिनियम से मिलाया गया था? ये अधिनियम 2019 के अधिनियम से मिलाया गया। ये 2019 के अधिनियम से मिलाया गया। इसके भी इम्पोर्टेंट में याद कर लीजिएगा। इसको दादर नगर हवेली तथा दमन एंड दीव को, समझ गया किस अधिनियम से मिलाया गया? ये 2019 के अधिनियम से मिलाया गया। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और समझेंगे अन्य चीज़ें पॉलिटिक्स में। आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करें और कमेंट करें, उसके अनुसार मैं नेक्स्ट टॉपिक में सुधार करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो ये हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अंतर्गत से ही क्वेश्चन आएंगे। आई एम श्योर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो डोंट वरी, यू कॉन्सेंट्रेटली focus on this topic and cover these all topics
ओके, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।